पता चले बच्चा स्कूल पढ़ने गया और कमरे की छत गिर गई, बच्चे पहुंच गए हॉस्पिटल। किसी का हाथ फ्रैक्चर तो किसी का पैर, किसी के सिर में गंभीर चोट। बच्चा स्कूल गया और पेट खराब हुआ तो पता चले टॉयलेट ही नहीं है, टॉयलेट है तो दरवाजा नहीं है, या दरवाजा है तो साफ सफाई नहीं है। अब पढ़ाते रहिए पाइथागोरस और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तो बच्चे की पुरजोर कोशिश अंदर के सैलाब को रोकने में है, क्योंकि अभी भी 3/4 सरकारी और निजी स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई एक्ट के लागू होने के 14 साल बाद भी पूरी तरह से आरटीई को फॉलो नहीं कर पा रहे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश में टीचर्स के 48.1 लाख स्वीकृत पद हैं, लेकिन अभी भी लगभग 7.4 लाख पद खाली हैं। झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों और यूटीज में 30 से 40% की कमी है। मिजोरम में टीचर्स को डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी भूमिकाएं सौंपी गई। या तो स्कूल बंद कर दो या ट्यूशन। जबरन का बच्चा वही चीज पहले स्कूल में इनकॉम्पिटेंट टीचर से पढ़े, फिर ट्यूशन जाके एक्स्ट्रा पैसे देकर वही चीज दोबारा पढ़े। अगर ट्यूशन से ही पढ़ना है तो स्कूल की क्या जरूरत, और स्कूल में ठीक पढ़ाया जा रहा है तो ट्यूशन की क्या जरूरत। 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन चुनिंदा 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। यानी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स कम हो रहे हैं, वहीं ठीक इसके उल्टा प्राइवेट स्कूल्स देश में बढ़ गए हैं। सोचिए इतना अंतर है प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन फंडिंग में। 12,259 करोड़ रुपए से लेकर 1,72,810 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुए। अगर आप 90s किड हैं या 90 के दशक के पहले पैदा हुए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपने अपने गुरुजी से विधिवत कुटाई का प्रसाद प्राप्त किया होगा। हालांकि आरटीई एक्ट के लागू होने के 14 साल बाद भी देश में शारीरिक पनिशमेंट खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक रेजिडेंशियल स्कूल में वार्डन ने 10 साल की लगभग 70 लड़कियों के कपड़े उतरवाने पर मजबूर किए ताकि ये जांचा जाए कि किसको पीरियड्स आना शुरू हुए हैं। पिछले 15 सालों में आरटीई एग्जीक्यूशन बताता है कि उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना इसे लिया जाना चाहिए था। क्या एक झाड़ू लगाने वाले की बेटी या बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बन सकते हैं? क्या घरों में काम करने वाली महिला की बेटी या बेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या दुनिया से कटे रहने वाले आदिवासियों के लड़के या लड़कियां फैशन डिजाइनर बन सकते हैं? क्या बंजारों की बेटी एक बड़ी वकील बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बशर्ते उसे बचपन से ही अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिला हो। और भारत का दुर्भाग्य है कि क्वालिटी एजुकेशन मोस्टली प्राइवेट स्कूलों में ही मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में गरीब, वंचित या हाशिए पर खड़े लोग इतनी महंगी प्राइवेट क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन सरकार ने हर हाथ में कलम थमाने की भी जिद की हुई है। एजुकेशन को सरकार ने मूल अधिकार ही बना दिया ताकि हर हाथ में शिक्षा की मशाल जल सके। सरकार ने 2010 से निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को कानूनी गारंटी भी दे दी। निःशुल्क यानी बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह मशाल धीमी पड़ रही है। इस मशाल को जितना उजाला फैलाना था, अब ये उतना उजाला नहीं फैला रही। राइट टू एजुकेशन के लगभग 15 साल होने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राइट टू एजुकेशन अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाया? क्या देश का हर बच्चा स्कूल जा पाया? आखिर क्यों देश में प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला हो रहा है? आखिर क्यों सरकारी स्कूली शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं? सरकार को जितना पैसा खर्च करना चाहिए, सरकार एजुकेशन में खर्च क्यों नहीं कर रही? क्या राइट टू एजुकेशन का मूल अधिकार हाशिए पर खड़े लोगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है? आज हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा की चुनौतियों के बारे में और देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन के कारण 15 सालों में क्या बदलाव आया, कुछ आया भी या नहीं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। आजादी के बाद से ही भारत में आम नागरिकों, वंचित और हाशिए पर बैठे वर्ग और गरीब लोगों के बच्चों की एजुकेशन को लेकर सरकारों ने कई काम किए। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी कई योजनाएं चालू की गईं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन स्तर दिया जा सके, एक बेहतर नागरिक तैयार किया जा सके जो नेशन बिल्डिंग में अपनी छाप छोड़े। लेकिन इन सभी कोशिशों में सबसे ज्यादा ईमानदारी तब दिखी जब 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
जैसे आपको कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता का अधिकार है, वैसे ही अब 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। कुछ सालों बाद इस मौलिक अधिकार को जमीनी हकीकत बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को कानूनी गारंटी दे दी गई। इस अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने पारित किया। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन चुनिंदा 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। वाकई में यह एक गौरव का क्षण था। बहरहाल आरटीई एक्ट की कई खास बातें हैं, जैसे 6 से 14 साल के सभी बच्चे पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा के हकदार हैं। पड़ोस का मतलब है वॉकिंग डिस्टेंस, यानी प्राइमरी स्कूल मोहल्ले से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर हो और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। आरटीई अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने तक कोई फीस या अन्य खर्चे देने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही इस कानून के तहत सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए रिजर्व रखने होंगे। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल्स में से स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत स्कूल्स के लिए बेसिक स्टैंडर्ड तय किए गए हैं और जो भी स्कूल इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसी तमाम खूबियां हैं इस कानून में, फिर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम वहां नहीं पहुंच पा रहा जहां इसे होना चाहिए था। दरअसल राइट टू एजुकेशन सेल, आरटीई सेल और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट CSD ने राइट टू एजुकेशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, वेयर डू वी स्टैंड। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आरटीई एक्ट को लागू हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। टीचर्स कम हैं, फंड ज्यादा नहीं मिल रहा। ऐसी और भी कई चुनौतियों की बात की गई है, एक एक करके समझते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने के पहले देश में सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एक्ट के लागू होने के बाद के दशक में सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स की संख्या में केवल मामूली वृद्धि देखी गई। डेटा से समझिए, 2001 से 2011 के बीच सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स की संख्या 8,45,007 से 1.36 मिलियन हो गई। ग्रोथ रेट निकल कर आई है 61.22%, लेकिन 2011 से 2021 तक यह वृद्धि केवल 5.5% रही। इस ड्यूरेशन में सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स की संख्या 1.36 मिलियन से 1.44 मिलियन तक पहुंची। एक और चिंता में डालने वाला डेटा है, देश में 2017-18 में टोटल एलिमेंट्री स्कूल्स यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर 14.9 मिलियन स्कूल्स थे, लेकिन 2020-21 में स्कूलों की संख्या में गिरावट आई। गिरावट थी 4.5% की, यानी संख्या 14.3 मिलियन रह गई। लेकिन हैरानी यह है कि यह गिरावट केवल सरकारी स्कूल्स के कारण हुई, यानी जो सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स 2010-11 में 1.14 मिलियन थे, वो वर्ष 2020-21 में घटकर महज 1.07 मिलियन रह गए। 5.5% की कमी आ गई। यानी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स कम हो रहे हैं, वहीं ठीक इसके उल्टा प्राइवेट स्कूल्स देश में बढ़ गए हैं। डेटा के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल्स 2010-11 में 1,93,722 थे, जो बढ़कर 2020-21 में 3,13,567 हो गए। आउटस्टैंडिंग 61.9% की ग्रोथ है। ये चिंता की बात है। आप खुद सोचिए, ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सरकारी सहायता से बमुश्किल जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, वो क्या अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने का सोच भी सकते हैं? और क्या समस्याएं हैं? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक सबसे बड़ी खामी है पर्याप्त बजट का ना होना। कहते हैं ना कि पैसा ही सबको चलाता है, पैसा शिक्षा को भी चलाता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी थी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के समय से ही यह सिफारिश की जा रही है कि शिक्षा पर सरकारी खर्च हर 100 रुपए में से 6 रुपया होना चाहिए।
रिपोर्ट के डेटा बताते हैं कि 2007-8 में केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त खर्च जीडीपी का मात्र 3.7% था। वहीं 2012-13 में केंद्र सरकार का शिक्षा व्यय जीडीपी का 4.7% था। 2021-22 में यह घटकर 2.1% हो गया। यह 2023-24 में थोड़ा बढ़कर 2.9% हो गया। कुल मिलाकर 2013 से यह जीडीपी के 2.8% और 3.1% के बीच बना हुआ है। ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड एजुकेशन फंडिंग के लिए सरकारों की घटती प्राथमिकता को बताता है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019-20 में शिक्षा पर कुल निजी व्यय 5,14,763.6 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान बजट में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए लगभग 37,500 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचिए, इतना अंतर है प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन फंडिंग में। अब ये सोचिए कि इसी 37,500 करोड़ रुपए को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांटा जाएगा। खुद सोचिए, इतने कम बजट को जब बांटा जाएगा तो इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे शिक्षा को मूल अधिकार जैसा दर्जा दिया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसके अलावा कम बजट तो समस्या है ही, बजट का कम इस्तेमाल भी बहुत बड़ी समस्या है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान फंड का पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया। वहीं सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा पैसा जारी किए जाने के बावजूद 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैसे का उपयोग ही नहीं हुआ। यानी लगभग 12,259 करोड़ रुपए से लेकर 1,72,810 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुए। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। इसके उलट हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य रूप से पैरा शिक्षक भर्ती और दूसरे सिविल कार्यों के लिए फंड का उपयोग किया गया। इन सब के अलावा फंडिंग से रिलेटेड एक और मसला है। ऐसा माना जाता है कि सिलेबस डेवलपमेंट, बुक्स डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग जैसी मदों में खर्च करने से शिक्षा में सुधार होता है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि सैलरी, मेंटेनेंस और स्कूल अनुदान जैसे क्षेत्रों में खर्च जमकर किया गया, लेकिन गुणात्मक खर्चे यानी सिलेबस डेवलपमेंट, बुक्स डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग जैसी मदों में खर्चा सबसे कम हुआ। अगर आप 90s किड हैं या 90 के दशक के पहले पैदा हुए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपने अपने गुरुजी से विधिवत कुटाई का प्रसाद प्राप्त किया होगा। पहले कहा भी जाता था कि गुरु ठठेरा जैसे होते हैं जो ठोक ठोक कर बर्तन रूपी शिष्य को ठीक कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिकता आती गई, शारीरिक पनिशमेंट का कल्चर कम होने लगा और हम तो ये मानते हैं कि इसको खत्म ही हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आरटी एक्ट की धारा 17 के अनुसार भारत में मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक पनिशमेंट दोनों के संदर्भ में पनिशमेंट निषिद्ध है और इस प्रावधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि आरटी एक्ट के लागू होने के 14 साल बाद भी देश में शारीरिक पनिशमेंट खत्म नहीं हुआ है और कई मामलों में तो बच्चों की मौत तक की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। जैसे यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खुब्बापुर गांव में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने 7 साल के बच्चे की इतनी पिटाई की और बाकी के क्लासमेट्स को भी लाइन लगाकर मारने को उत्साहित किया। चंडीगढ़ में एक मदरसे की 4th कक्षा की छात्रा को होमवर्क पूरा न करने पर जंजीरों से बांधने की खबर आई। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल ने फीस देने में देरी के कारण 16 छात्रों को कथित तौर पर 5 घंटे तक बेसमेंट में बंद रखा। फिजिकल पनिशमेंट के अलावा मेंटल टॉर्चर के भी केसेस देखने को मिलते हैं। झारखंड के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्चों को मोमबत्ती की लौ पर हाथ रखने को मजबूर किया ताकि पता लगाया जा सके कि किसने दूसरे स्टूडेंट से पैसे चुराए। इस मामले में 7 छात्र गंभीर रूप से जले। उत्तर प्रदेश के एक रेजिडेंशियल स्कूल में वार्डन ने 10 साल की लगभग 70 लड़कियों के कपड़े उतरवाने पर मजबूर किए ताकि ये जांचा जाए कि किसको पीरियड्स आना शुरू हुए हैं। कम उम्र के बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, न कि टॉर्चर झेलने। लेकिन पनिशमेंट का कल्चर अभी भी इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ टीचर्स और यहां तक कि पेरेंट्स भी अभी भी ये मानते हैं कि अनुशासन डंडे की नोक से ही मिलता है। ये माना जाता है कि कुटाई सुताई जब तक ना हो तब तक बच्चा सुधरेगा कैसे। लेकिन ये पेरेंट्स और गुरु ये भूल जाते हैं कि स्कूल सीखने की, कुछ जानने की, क्यूरियोसिटी को शांत करने की जगह है, न कि कोई सुधार केंद्र। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर फिजिकल पनिशमेंट के अलावा मेंटल टॉर्चर आज की डेट में होना यह बताता है कि आरटी एक्ट का पालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है।
चलिए अब एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट की बात करते हैं। 2001 से 2011 तक प्राइमरी स्कूल्स में एनरोलमेंट 18.9% बढ़ा था। संख्या की बात करें तो एनरोलमेंट 113.8 मिलियन से बढ़कर 135.3 मिलियन हो गया। वहीं 2010-11 की तुलना में 2020-21 में प्राइमरी स्कूल्स में एनरोलमेंट में 9.8% की गिरावट देखी गई। वहीं अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए एनरोलमेंट में पिछले दशक यानी 2000-2001 से 2010-2011 तक में 45% की वृद्धि हुई थी। संख्या की बात करें तो 42.8 मिलियन से 62.1 मिलियन तक एनरोलमेंट हुआ और 2010-11 से 2020-21 तक एनरोलमेंट में 13.85% की वृद्धि हुई, 57.8 मिलियन से 65.9 मिलियन तक। एनरोलमेंट के डेटा से यह पता चलता है कि प्राइमरी लेवल पर लगभग 9.3 लाख बच्चे और माध्यमिक स्तर पर लगभग 3.2 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्टेट वाइज देखें तो प्राइमरी लेवल पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, गुजरात और असम का नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी लेवल की तुलना में अपर प्राइमरी लेवल पर स्कूल छोड़ने वालों का अनुपात ज्यादा है। देखिए, एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट चिंता के मामले तो हैं ही, लेकिन एक और मसला बहुत खास और चिंताजनक है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स के मीनिंगफुल होने और बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए एक जरूरी शर्त यह भी है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे का हो। बच्चे सिर्फ किताब पढ़ने नहीं जाते स्कूल। पता चले बच्चा स्कूल पढ़ने गया और कमरे की छत गिर गई, बच्चे पहुंच गए हॉस्पिटल। किसी का हाथ फ्रैक्चर तो किसी का पैर, किसी के सिर में गंभीर चोट। बच्चा स्कूल गया और पेट खराब हुआ तो पता चले टॉयलेट ही नहीं है, टॉयलेट है तो दरवाजा नहीं है, या दरवाजा है तो साफ सफाई नहीं है। अब पढ़ाते रहिए पाइथागोरस और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तो बच्चे की पुरजोर कोशिश अंदर के सैलाब को रोकने में है। ऐसे में बच्चे को पढ़ाई की खाक समझ में आएगी। फीमेल स्टूडेंट्स को तो और भी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए जरूरी है कि स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित हो, पीने का साफ पानी, फंक्शनल टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं स्कूल में हों। ये सुविधाएं बच्चों के लिए स्कूल को एक दूसरा घर बनाने में मदद करते हैं और बच्चा पूरे मन से बिना किसी तकलीफ के, चिंता के पढ़ाई करता है। इसी कॉन्सेप्ट को तो ध्यान में रखते हुए आरटीई एक्ट की धारा 19 स्कूलों के लिए ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइन और स्टैंडर्ड को जरूरी बनाती है। इसमें लिखा है कि अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल इसको फॉलो करें। और इस आर्टिकल ने राज्य सरकारों को एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन दुख इस बात का है कि 14 साल बीत जाने के बाद भी ये स्टैंडर्ड कई स्कूल्स पूरे नहीं करते। सरकारी तो छोड़िए, रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें प्राइवेट स्कूल्स तक पूरी नहीं कर पा रहे। आरटीई एक्ट की धारा 19 कहती है कि किसी भी स्कूल को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक ये स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं होते। इसके चलते 2015 से 2018 के बीच तकरीबन 2469 स्कूल्स बंद कर दिए गए। इसके अलावा 13,546 प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है कि कुछ कम लागत वाले निजी स्कूल अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं से समझौता करते हैं। यह बात हमें सीएजी के फिजिकल ऑडिट से पता चली। उदाहरण के लिए असम के लखीमपुर जिले में सीएजी ने पाया कि केवल 40.6% स्कूल में ही इमारतें थीं। उत्तर प्रदेश में तो 105 स्कूलों में बिल्डिंग ही नहीं थी और 403 स्कूल टूटी फूटी बिल्डिंग में चल रहे थे। शर्म की बात तो यह है कि एक स्कूल का उपयोग बकरी पालन के लिए किया जा रहा था। केरल के लोक शिक्षण निदेशालय के अनुसार सितंबर 2016 तक 1412 स्कूलों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और लगभग 146 स्कूल अनसेफ सिचुएशन में चल रहे थे। पुडुचेरी में जिन 378 स्कूलों का ऑडिट किया गया उनमें से एक स्कूल टूटे फूटे पुराने रसोई घर में चल रहा था। वहीं एक स्कूल में 160 कंप्यूटरों में से 26 का इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए किया जा रहा था, 22 काम नहीं कर रहे थे और 112 का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। हालांकि ऐसा भी मत समझिए कि बिल्कुल ही स्थिति खराब है। अलग अलग सालों के डेटा के अनुसार स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा और लड़कों तथा लड़कियों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। खेल के मैदान, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी पहले से ज्यादा बन रही हैं। पहले की तुलना में डेवलपमेंट है, लेकिन ये डेवलपमेंट दाल में नमक जितना है, यानी केवल आंशिक है, क्योंकि अभी भी 3/4 सरकारी और निजी स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई एक्ट के लागू होने के 14 साल बाद भी पूरी तरह से आरटीई को फॉलो नहीं कर पा रहे। ये रिपोर्ट बताती है कि अखिल भारतीय स्तर पर केवल 25.5% स्कूल
आरटीई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे। इनमें पंजाब के 63.6% स्कूल, दिल्ली के 57.7% इस पैमाने में खरे उतर रहे थे। वहीं मेघालय के केवल 1.3% स्कूल इसे फॉलो कर रहे थे। लेकिन क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है? जी हाँ, और वो प्रॉब्लम है शिक्षक। इंडियन एजुकेशन में एक बड़ी समस्या टीचर्स से रिलेटेड भी है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान ने टीचर्स रिलेटेड इंडिकेटर्स में सुधार लाने, खास तौर पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने और टीचर्स को स्किल्ड बनाने का काम किया है। और पिछले कुछ सालों में टीचर्स की संख्या में काफी इजाफा भी हुआ। जैसे 2009-10 में शिक्षकों की संख्या 5.8 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में 9.08 मिलियन पहुंच गई है, जो कि काबिले तारीफ है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद 2021-22 में यह संख्या घटकर 8.9 मिलियन रह गई थी। आपको भी लग रहा होगा कि इसमें समस्या क्या है। असल में 2016-17 के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 5 लाख स्कूलों में आरटीई स्टैंडर्ड के अनुसार अपेक्षित संख्या में टीचर्स उपलब्ध नहीं थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश में टीचर्स के 48.1 लाख स्वीकृत पद हैं, लेकिन अभी भी लगभग 7.4 लाख पद खाली हैं। नेशनल लेवल पर यह 15.5% की कमी बताता है। हालांकि स्टेट्स में सिचुएशन अलग अलग है। जैसे कुल 16 राज्यों में स्वीकृत पदों की तुलना में 10% से अधिक पद खाली हैं। वहीं झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों और यूटीज में 30 से 40% की कमी है। टीचर्स की संख्या की समस्या तो है ही, टीचर्स की क्वालिटी भी एक बड़ी समस्या है। आरटीई एक्ट में कहा गया है कि योग्य और प्रशिक्षित टीचर्स की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 15% और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 30% टीचर्स अभी भी अयोग्य हैं। एनालिसिस से पता चलता है कि जब आरटीई एक्ट लागू किया गया था, तब लगभग 10.6 लाख टीचर्स के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव था और ये संख्या 2016-17 तक बढ़कर 15.4 लाख हो गई थी। कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित टीचर्स की कमी एक गंभीर मुद्दा है और ये समस्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बढ़ती जा रही है। आपने भी कई वीडियो देखे होंगे जहां सरकारी टीचर्स कुछ का कुछ पढ़ा रहे हैं। अब ये समझिए कि आरटीई एक्ट में स्टूडेंट टीचर अनुपात 30:1 मेंटेन करने को कहा गया है। इस रेशियो को प्राप्त करने के लिए अक्सर कई स्कूल, खासतौर पर निजी स्कूल, कम सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अयोग्य टीचर को नियुक्त करते हैं। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अयोग्य टीचर्स को रेगुलर टीचर्स को दी जाने वाली सेवा शर्तें, वेतन और दूसरे फायदे नहीं मिलते। क्या करें, इतनी बेरोजगारी है कि लोग कम सैलरी पर भी टीचर बन जाते हैं और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन से समझौता करना पड़ता है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के एक स्टडी में पाया गया कि अयोग्य टीचर्स को आमतौर पर कम सैलरी पर काम करने की उनकी इच्छा के कारण नियुक्त किया जाता है। यानी एक तरफ कम सैलरी पर अयोग्य शिक्षक हैं जिनसे सिर्फ इस कारण से बहुत काम करवाया जाता है कि वो अयोग्य हैं और हम नौकरी देकर एहसान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। मुनाफा सिर्फ और सिर्फ स्कूल चलाने वालों का होता है। अब टीचर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम। आरटीई एक्ट की धारा 27 कहती है कि नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए टीचर्स की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जनगणना, आपदा राहत कार्य या चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में पाया गया कि 9 राज्यों में टीचर्स को अलग अलग नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज में लगाया गया, जो निस्संदेह अधिनियम के मकसद को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 37 टीचर्स को जनप्रतिनिधियों के पीए के रूप में लगाया गया था। असम में 2014-15 में 1559 टीचर्स को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के लिए फील्ड वेरिफिकेशन में लगाया गया था। केरल में 12 टीचर्स को कुछ जिलों में ग्राम सभा समन्वयक के रूप में लगाया गया। मिजोरम में टीचर्स को डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी भूमिकाएं सौंपी गई। वहीं राजस्थान में 2010 से 16 के दौरान नगर परिषद, जिला परिषद और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जैसे कार्यालयों में 112 टीचर्स को लगाया गया।
अब जब गुरुजी पढ़ाने का काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेगा बच्चा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी समस्या है ट्यूशन की। अधिकांश बच्चे या बच्चियां 7 से 8 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 3 से 4 घंटे ट्यूशन जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि पढ़ाई का एक्स्ट्रा बोझ आखिर डालना ही क्यों है? या तो स्कूल बंद कर दो या ट्यूशन। जबरन का बच्चा वही चीज पहले स्कूल में इनकॉम्पिटेंट टीचर से पढ़े, फिर ट्यूशन जाके एक्स्ट्रा पैसे देकर वही चीज दोबारा पढ़े। अगर ट्यूशन से ही पढ़ना है तो स्कूल की क्या जरूरत? और स्कूल में ठीक पढ़ाया जा रहा है तो ट्यूशन की क्या जरूरत? कुछ टीचर्स तो क्लास में मारते भी इसीलिए हैं कि बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़े और चरणों में फीस चढ़ाने आए। बच्चा पूरा समय किताबों में ही उलझा रहेगा तो खेल कूद या अदर एक्टिविटीज में कैसे पार्ट लेगा? हालांकि यह समस्या भी टीचर्स की स्किल पर ही सवाल खड़े करती है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इस आबादी का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा गरीब है। ऐसी सिचुएशन में भारतीय समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए एक ही हथियार है और वो है एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली एकमात्र शर्त है जिससे भारत विश्व गुरु बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है। इसी प्रभावी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए ही शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया। और ये सच भी है कि राइट टू एजुकेशन से कई सुधार हुए हैं। बच्चों ने स्कूलों में अधिक दाखिला लिया है, ड्रॉप आउट दरों में कमी आई है, शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हुआ है। लेकिन ये वो सुधार नहीं है जिनका हमने ख्वाब देखा था। पिछले 15 सालों में RTE एग्जीक्यूशन बताता है कि उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना इसे लिया जाना चाहिए था। RTE एग्जीक्यूशन अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण RTE की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूल बंद होने से 247 मिलियन बच्चों की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग और प्री स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के 28 मिलियन बच्चों की स्कूलिंग प्रभावित हुई। आज भी देश में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा के अधिकार का लाभ नहीं उठा पा रहे जिसके वो हकदार हैं। अभी भी पड़ोस के स्कूलों तक पहुंच, अधिक क्वालिटी और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ड्रॉप आउट मामलों को कम से कम तक पहुंचाना, क्वालिफाइड टीचर्स की भर्ती करना, टीचर्स की कमी से निपटना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, पर्याप्त फंडिंग प्रोवाइड करवाना जैसे मुद्दे पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। कह सकते हैं कि कुछ मील चले हैं, कुछ मील और चलना बाकी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।